हेलो दोस्तों, पिछले दो वीडियो के माध्यम से हमने सम्राट अशोक के जीवन परिचय एवं उनके धार्मिक जीवन तथा अशोक के धर्म के बारे में जाना। पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, अगर उसे नहीं देखे हैं तो देख लें ताकि अशोक के बारे में चीज़ें समझने में आसानी हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँच सके। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एवं अपने दोस्तों को शेयर करें। आज के हमारे टॉपिक के अंतर्गत हम अशोक के अभिलेख, स्तंभ लेख एवं गुहा लेखों के बारे में जानेंगे तथा उनके प्राप्ति स्थल एवं उनके अभिलेखों में वर्णित विषय वस्तु के बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं अशोक के शिलालेख। अशोक के अभिलेख। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के अभिलेख राज्य देश के रूप में जारी किए गए। वह पहला शासक था जिन्होंने अभिलेख के द्वारा जनता को संबोधित किया। अशोक के अभिलेखों को तीन भागों में बांटा जा सकता है। शिलालेख, इन्हें दो वर्गों बृहद शिलालेख तथा लघु शिलालेख में बांटा जा सकता है। दूसरा है स्तंभ लेख, इन्हें दीर्घ स्तंभ लेख एवं लघु स्तंभ लेख में विभाजित किया जाता है। तीसरा है गुहा लेख, यह गुफाओं में उत्कीर्ण लेख है। एक नोट्स देख लेते हैं। अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या 14 है। एग्जाम में ये पूछा जाता है। अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या 14 है जो 8 स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। कुछ स्रोत में 7 स्थान अंकित हैं। अशोक के शिलालेख और उनके प्राप्ति स्थल एक सारणी की मदद से देखते हैं। शहबाजगढ़ी, ये पाकिस्तान पेशावर में है। मानसेहरा, ये हजारा पाकिस्तान में है। कालसी, ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। गिरनार जूनागढ़ गुजरात में। धौली पुरी उड़ीसा में। जौगढ़ गंजम उड़ीसा में। सोपारा थाने महाराष्ट्र में। आगे है एनागुंडी कर्नूल आंध्र प्रदेश में। मास्की सबसे फेमस रायचूर कर्नाटक में। गुर्जरा दतिया मध्य प्रदेश में। ब्रह्मगिरी मैसूर कर्नाटक में। भाब्रू फेमस अभिलेख बैराट राजस्थान में। अहरौरा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। जटिंग रामेश्वर कर्नाटक में। आगे है सासाराम बिहार में। राजुल मंडगिरी कर्नूल आंध्र प्रदेश में। गोवी मठ मैसूर कर्नाटक में। सारोमारो मध्य प्रदेश में। निट्ठूर कर्नाटक में। उदयगोलम बेल्लारी कर्नाटक में। सन्नाती कर्नाटक में। आगे देख लेते हैं दीर्घ स्तंभ लेख, जिनकी संख्या 7 है, जो 6 स्थानों में पाषाण स्तंभों पर उत्तीर्ण पाए गए हैं, जैसे दिल्ली का टोपरा स्तंभ लेख, मेरठ दिल्ली अभिलेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख, रामपुरवा स्तंभ लेख तथा लौरिया अरारेज लेख। ये दीर्घ स्तंभ लेख हैं। आगे देख लेते हैं लघु स्तंभ लेख। कुछ स्थानों पर केवल एक लेख है, अतः इन्हें 7 दीर्घ स्तंभ लेखों के क्रम से अलग रखा गया है और वे लघु स्तंभ लेख कहे जाते हैं। इस प्रकार के स्तंभ लेख सांची में, सारनाथ में, रुमिनदेई नेपाल में आदि स्थानों पर प्राप्त होते हैं। अशोक के लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, दीर्घ एवं लघु एवं गुहा लेखों की लिपि ब्राह्मी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह पूछा जाने वाला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है, तो वो ब्राह्मी है। आगे नोट्स है। केवल 2 अभिलेखों शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी ना होकर खरोष्टी है। इसे याद रखेंगे। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। आगे देखते हैं। अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक है, जबकि रुमिनदेई अभिलेख सर्वाधिक छोटा अभिलेख का विषय जो है वो आर्थिक है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभ लेखों में अशोक की रानी कारूबाकी के द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रानी का अभिलेख कौशाम्बी तथा प्रयाग अभिलेख को कहा जाता है। अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें साधारण तौर पर लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। गुहा लेख धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक है। फिरोज तुगलक ने मेरठ तथा टोपरा से अशोक स्तंभ को दिल्ली मंगवाया। इलाहाबाद स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में था। अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा इसे इलाहाबाद के किले में रखा गया। अगला पॉइंट है रामपुरवा स्तंभ लेख, चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लाइल ने की।
लौरिया नंदनगढ़, ये भी बिहार चंपारण में स्थित है। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। लौरिया नंदनगढ़ अशोक के अभिलेख में ज़्यादातर 4 सर वाले सिंह का चित्र बना हुआ है, लेकिन लौरिया नंदनगढ़ एकमात्र वो स्तंभ है जिस पे मोर का चित्र प्राप्त हुआ है। इसे याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं अशोक के शिलालेखों में वर्णित विषय वस्तु। पहला शिलालेख, जिसका विषय है पशु बलि की निंदा, सभी मनुष्य मेरी संतान है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे इसे भी। दूसरा अभिलेख, पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्य, एग्जाम में पूछा जाता है। चोल पांडेय सतीपुत्र अथवा केरल पुत्र, चेर की चर्चा, अशोक का दूसरा शिलालेख है। तीसरा शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारियों, युक्तों, रज्जुकों एवं परदेशिकों को हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश है। चौथा शिलालेख, धर्मचारण के भेदीनाथ द्वारा धम्म का उद्घोष। 5वां शिलालेख, धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी देता है। मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है 5वां शिलालेख में। इसे याद रखेंगे। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख अशोक के 5वें शिलालेख में। आगे है 6ठा शिलालेख, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। आम जनता किसी भी समय राजा से मिल सकता है, ऐसा लिखा हुआ है 6ठा शिलालेख में। 7वां शिलालेख, सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात कही गई है, वेरी इंपॉर्टेंट। 8वां शिलालेख, सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख है। बोधगया के भ्रमण का उल्लेख, वेरी इंपॉर्टेंट, 8वां शिलालेख। 9वां शिलालेख, धम्म समारोह की चर्चा और सच्ची भेंट व शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा की हित सोचे। 11वां शिलालेख, धम्म नीति की व्याख्या, वेरी इंपॉर्टेंट। 12वां शिलालेख, सर्वधर्म संभाव एवं स्त्री महामात्र की चर्चा, इंपॉर्टेंट है स्त्री महामात्र की चर्चा 12वें शिलालेख में। 13वां शिलालेख, कलिंग युद्ध का वर्णन, वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर क्वेश्चन यहाँ से आता है कि अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, तो वो है 13वां शिलालेख। पड़ोसी राज्यों का वर्णन मिलता है 13वां शिलालेख में। अपराध करने वाली अटाविक जातियों का उल्लेख 13वें शिलालेख में है। 14वां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा क्लास खत्म होता है। अगले वीडियो के माध्यम से हम मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को जानेंगे तथा मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत दास व्यवस्था एवं स्त्रियों की स्थिति के बारे में जानकारी लेकर आएंगे। तो दोस्तों, चैनल पर बने रहें, पढ़ते रहें, रोज नया सीखते रहें। धन्यवाद।